हेलो स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो में हमने साइमन कमीशन के बारे में अध्ययन किया था। साइमन कमीशन के गठन का मुख्य उद्देश्य था कि भारत में 1919 की अधिनियम जो लागू किया गया था वो कहाँ तक सफल रहा। साइमन कमीशन के अंतर्गत 7 सदस्य थे और सभी अंग्रेज थे। तो इसका भारतीयों ने विरोध किया कि आप हमारी समस्या का समाधान कर रहे हैं और हमारी समस्या का समाधान करने के लिए आपने इस आयोग का गठन किया है और इसमें एक भी भारतीय सदस्य को शामिल नहीं किया। तो उन्होंने ये तर्क दिया कि यह कमीशन वो सांसदों का कमीशन है और इसमें यहाँ अब एक भी भारतीय सांसद नहीं है। लेकिन उस समय 2 सदस्य वहाँ मौजूद थे। तो जब साइमन कमीशन भारत में आया तो सभी दलों ने इसका विरोध किया, डटकर विरोध किया। साइमन कमीशन की नियुक्ति के समय भारत सचिव लॉर्ड बर्किनहेड थे। उन्होंने भारतीयों के समक्ष चुनौती रखी कि आप एक ऐसा संविधान बनाओ जो सभी भारतीयों को मान्य हो। इस चुनौती को स्वीकार करते हुए भारतीय नेताओं ने 28 फरवरी 1928 ईस्वी को दिल्ली में डॉक्टर अंसारी की अध्यक्षता में एक सर्वदलीय सम्मेलन का आयोजन किया। इसमें ऐसे संविधान के निर्माण की योजना का प्रस्ताव पारित किया गया जिसमें पूर्ण उत्तरदायी सरकार की व्यवस्था हो सके। 11 मई 1928 ईस्वी को बंबई में दूसरे सर्वदलीय सम्मेलन में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक 7 सदस्यीय समिति गठित की गई जिसे भारत के संविधान के सिद्धांतों का निर्धारण करना था। इस समिति के अन्य सदस्य थे तेज बहादुर सप्रू, सुभाष चंद्र बोस, MS अणे, सरदार मंगल सिंह, अली इमाम, GR प्रधान और शोएब कुरैशी। जवाहरलाल नेहरू इसके सचिव थे। इस समिति में तेज बहादुर सप्रू लिबरल फेडरेशन का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। इस समिति ने 10 अगस्त 1928 ईस्वी को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसे नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है, जिसकी मुख्य सिफारिशें थी, जिसमें पहली थी भारत को पूर्ण औपनिवेशिक राज्य का दर्जा मिले, डोमिनियन स्टेट का दर्जा मिले। दूसरी सिफारिश थी सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति को समाप्त कर संयुक्त निर्वाचन प्रणाली लागू की जाए। केंद्र व जिन प्रांतों में मुस्लिम अल्पसंख्यक हैं उनमें कुछ स्थान मुस्लिमों के लिए आरक्षित किए जाएं। जहां मुस्लिम बहुसंख्यक हों जैसे कि पंजाब, बंगाल आदि, वहां यह व्यवस्था नहीं हो। तीसरी सिफारिश थी भाषा के आधार पर प्रांतों का गठन किया जाए। चौथी सिफारिश थी 19 मौलिक अधिकारों की मांग, जिसमें महिलाओं को समान अधिकार, वयस्क मताधिकार आदि शामिल थे। पांचवी सिफारिश थी केंद्र तथा राज्यों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना हो। केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका हो, प्रतिनिधि सदन जो निम्न सदन हो तथा सीनेट जो कि उच्च सदन हो। छठवीं मांग थी मुस्लिमों के धार्मिक व सांस्कृतिक हितों की रक्षा व संरक्षण किया जाए। सातवीं मांग थी धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना की जाए। आठवीं मांग थी कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी हो।
तथा संसदीय शासन की स्थापना की जाए। 9वीं मांग थी सिंध को बंबई से अलग प्रांत बनाया जाए। तथा अंतिम व 10वीं मांग थी उत्तरी पश्चिमी सीमांत प्रांत को पूर्ण प्रांत का दर्जा दिया जाए। इस प्रकार ये नेहरू रिपोर्ट में मांग रखी गई, जिसमें 11वीं मांग थी केंद्र तथा प्रांतों में संघीय आधार पर शक्तियों को विभाजन तथा अवशिष्ट शक्तियां केंद्र को दी जाएं। 12वीं मांग थी देशी राज्यों को उत्तरदायी शासन की स्थापना के बाद ही भारत संघ में शामिल किया जाए। 13वीं मांग थी भारत में एक प्रतिरक्षा समिति, उच्चतम न्यायालय तथा लोक सेवा आयोग की स्थापना की जाए। नेहरू रिपोर्ट में शामिल कई मौलिक अधिकार बिना किसी बड़े परिवर्तन के भारत के संविधान में भी विद्यमान थे। बाद में जो भारतीय संविधान का गठन किया गया, इसमें जो नेहरू रिपोर्ट में 19 मौलिक अधिकार प्रस्तुत किए गए थे, उनमें से कईयों को संविधान में बाद में लागू किया गया। अगस्त 1928 ईस्वी में लखनऊ में डॉक्टर अंसारी की अध्यक्षता में सर्वदलीय सम्मेलन में नेहरू रिपोर्ट पर विचार किया गया। इसमें नेहरू रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया गया। कांग्रेस में सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, सत्यमूर्ति भक्त जैसे युवा नेता डोमिनियन स्टेट की जगह पूर्ण स्वराज्य को कांग्रेस का लक्ष्य बनाना चाहते थे। जवाहरलाल नेहरू व सुभाष चंद्र बोस ने मिलकर 1928 ईस्वी में भारतीय स्वतंत्रता लीग की स्थापना की। 1928 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन में डोमिनियन स्टेट और पूर्ण स्वराज्य के मुद्दे पर विवाद हुआ, जिसे गांधी जी ने हस्तक्षेप करके सुलझा दिया। गांधी जी ने सरकार को पूरा 1 वर्ष का समय दिया और चेतावनी दी कि अगर 31 दिसंबर 1929 ईस्वी तक नेहरू रिपोर्ट को स्वीकार कर डोमिनियन स्टेट का दर्जा न दिया गया तो कांग्रेस पूर्ण स्वराज्य से कम किसी भी प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करेगी। अब हम जो नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी, उस पर मुस्लिम लीग की प्रतिक्रिया के बारे में देखते हैं कि मुस्लिम लीग ने इस रिपोर्ट के बारे में क्या कहा। दिसंबर 1927 ईस्वी में मुस्लिम लीग के दिल्ली अधिवेशन में लीग के नेताओं ने एक प्रस्ताव पारित कर 4 मांग रखी, अर्थात नेहरू रिपोर्ट से पहले ही मुस्लिम लीग ने 4 मांग रखी। वह इन 4 मांगों को संविधान के भावी मसौदे में शामिल करने की मांग की कि आप जब भारतीयों के द्वारा नए संविधान का निर्माण किया जाए तो इन 4 बातों को भी शामिल किया जाए। ये 4 बातें क्या थी वो देखते हैं। दिसंबर 1927 ईस्वी में कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन में इन 4 मांगों को स्वीकार कर लिया गया तथा इन्हें दिल्ली प्रस्ताव का नाम दिया गया। ये 4 मांगें थी, जिसमें पहली थी पृथक निर्वाचन प्रणाली की समाप्ति व संयुक्त निर्वाचन प्रणाली को अपनाया जाए, जिसमें कुछ सीटें मुसलमानों के लिए आरक्षित हों। दूसरी मांग थी केंद्रीय विधानमंडल में मुसलमानों के लिए 1/3 स्थान हो। तीसरी मांग थी पंजाब व बंगाल के विधानमंडलों में जनसंख्या के अनुपात में मुसलमानों के लिए स्थान आरक्षित हों। चौथी मांग थी सिंध, बलूचिस्तान और उत्तरी पश्चिमी सीमांत प्रांत नामक 3 मुस्लिम बहुल प्रांतों का गठन हो। लेकिन पंजाब व बंगाल जैसे मुस्लिम बहुल प्रांतों में मुसलमानों के लिए स्थान आरक्षित करने के मुद्दे पर हिंदू महासभा ने विरोध किया।
जबकि लीग आरक्षण के लिए अड़ी थी। अतः यह मुद्दा अधिक जटिल हो गया। अतः नेहरू रिपोर्ट ने एक मध्यम मार्ग अपनाया, जिसमें संयुक्त निर्वाचन के साथ मुस्लिमों को अल्पमत वाले प्रांतों में ही आरक्षण, डोमिनियन स्टेट प्राप्ति के बाद सिंध को बंबई से अलग करना आदि शामिल थे। अर्थात जो मुस्लिम लीग ने 4 मांग रखी, उनमें कुछ को स्वीकार कर लिया गया, जिसमें उन्होंने कहा था कि संयुक्त निर्वाचन के लिए मुस्लिम बहुल और अल्प दोनों के लिए सीट आरक्षित की जाए, लेकिन नेहरू रिपोर्ट में केवल अल्पमत वाले प्रांतों में ही आरक्षण की व्यवस्था की बात कही। दिसंबर 1928 ईस्वी में नेहरू रिपोर्ट की समीक्षा के लिए एक सर्वदलीय सम्मेलन कलकत्ता में आयोजित किया गया। इसमें मोहम्मद अली जिन्ना ने मुस्लिम लीग की तरफ से 3 संशोधन प्रस्तुत किए। अर्थात आप इस नेहरू रिपोर्ट में 3 संशोधन करें। क्या करें? जिसमें पहला था, केंद्रीय विधानमंडल में 1/3 स्थान मुस्लिमों के लिए आरक्षित हों। दूसरा संशोधन, वयस्क मताधिकार लागू होने तक पंजाब व बंगाल के विधानमंडलों में जनसंख्या के अनुपात में मुसलमानों के लिए सीटें आरक्षित हो। ये जायज़ मांग नहीं थी, इसका बाद में विरोध हुआ। तीसरी मांग थी, अवशिष्ट शक्तियां प्रांतों को दी जाए, जबकि नेहरू रिपोर्ट में यह कहा गया था अवशिष्ट शक्तियां केंद्र को दी जाए। सर्वदलीय सम्मेलन में जिन्ना के प्रस्ताव को ठुकरा दिया गया, क्योंकि मांगे जायज़ नहीं थी। अतः जिन्ना मोहम्मद शफी व आगा खां से मिल गया। अर्थात सर्वदलीय सम्मेलन के विरोध में मुस्लिम लीग का एक गुट था, उस गुट में मोहम्मद अली जिन्ना मिल गया। अर्थात नेहरू रिपोर्ट का मोहम्मद अली जिन्ना ने मुस्लिम लीग के साथ इसका विरोध किया। मोहम्मद शफी और आगा खां ने आगा खां की अध्यक्षता में दिल्ली में ऑल पार्टी मुस्लिम कांग्रेस का आयोजन किया। इस सम्मेलन में कांग्रेस के साथ कोई सहयोग न करने का निर्णय लिया गया। इसके बाद मार्च 1929 ईस्वी में जिन्ना ने 14 सूत्री मांग रखी, जिसको जिन्ना की 14 सूत्री मांगों के नाम से जाना जाता है। इसके बारे में भी एक एक करके हम देख लेते हैं। पहली थी, संघीय संविधान हो तथा अवशिष्ट शक्तियां प्रांतों के पास हो। दूसरी थी, सभी विधानमंडलों व निर्वाचित संस्थाओं में अल्पसंख्यकों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया जाए। तीसरी मांग थी, प्रांतीय स्वायत्तता हो, अर्थात प्रांतों में स्वायत्तता दी जाए। चौथी मांग थी, पृथक अर्थात सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली हो। जैसे कि नेहरू रिपोर्ट में कहा था कि सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को समाप्त कर दिया जाए और संयुक्त निर्वाचन प्रणाली को शामिल किया जाए। लेकिन जिन्ना ने अपनी 14 सूत्रीय रिपोर्ट में कहा कि सांप्रदायिक या पृथक निर्वाचन प्रणाली ही लागू की जाए। पांचवी मांग थी, केंद्रीय विधानमंडलों में मुसलमानों के लिए 1/3 स्थान आरक्षित हो। छठवीं मांग थी, सभी संप्रदायों को धार्मिक स्वतंत्रता दी जाए। सातवीं मांग थी, सिंध को बंबई से पृथक कर नया प्रांत बना दिया जाए, जिसको नेहरू रिपोर्ट में भी ये मांग रखी गई थी। आठवीं मांग थी, भावी प्रांतीय पुनर्गठन में बंगाल, पंजाब व उत्तरी पश्चिमी सीमांत प्रांतों की अक्षुण्णता का ध्यान
रखा जाए। 9वीं मांग थी विधानमंडलों में किसी प्रांत से संबंधित कोई विधेयक तभी पारित किया जाए जब उस संप्रदाय के 3/4 सदस्य उनका समर्थन करें। 10वीं थी सरकारी सेवाओं में मुसलमानों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया जाए। 11वीं मांग थी सभी प्रांतीय विधानमंडलों में 1/3 स्थान मुसलमानों के लिए आरक्षित हो। 12वीं मांग बलूचिस्तान व उत्तरी पश्चिमी सीमांत प्रांत में भी सुधार लागू हो। 13वीं मांग थी मुस्लिम धर्म, भाषा, संस्कृति, विधि आदि के संरक्षण की पर्याप्त व्यवस्था हो। 14वीं मांग थी भारतीय संघ के सभी राज्यों की सहमति के बिना कोई संवैधानिक संशोधन न किया जाए। नेहरू रिपोर्ट को मनवाने के लिए इसी समय महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम कहकर संबोधित किया था। 2 नवंबर 1929 ईस्वी को देश के प्रमुख नेताओं ने दिल्ली में एक सम्मेलन बुलाया व एक घोषणा पत्र जारी किया जिसे दिल्ली घोषणा पत्र कहते हैं। वायसराय इरविन ने दिल्ली घोषणा पत्र को अस्वीकार कर दिया, जिसके बाद में महात्मा गांधी को सविनय अवज्ञा आंदोलन चालू करना पड़ा। शेष अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।